सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026, जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए हैं। जरा एक ऐसे दृश्य की कल्पना कीजिए। एक विशाल पहाड़ है जो बर्फ या चट्टानों से नहीं बल्कि दशकों पुराने सड़े हुए कचरे से बना है। हवा में एक अजीब सी बदबू है और आसमान में चील कौवे मंडरा रहे हैं। अब एक पल के लिए इस डरावनी तस्वीर को बदलिए। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की चौड़ी, साफ सुथरी और खुशबूदार सड़कों की छवि अपने जहन में लाइए। यह भारी बदलाव कैसे मुमकिन है? आज के इस खास विश्लेषण में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स यानी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 की गहराई में उतरेंगे, जो हमारे शहरों की तस्वीर को हमेशा के लिए बदलने का एक नया ब्लूप्रिंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम पुराने 2016 के नियमों को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा और यूपीएससी प्रीलिम्स के नजरिए से इसकी सटीक तारीख और समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 2026 की ठीक मध्यरात्रि से, जी हां, 1 अप्रैल 2026 से ये नए नियम पूरे देश में पूरी तरह से प्रभावी हो जाएंगे और हमारा जमीनी कानून बन जाएंगे। तेजी से हो रहे शहरीकरण ने कचरे की समस्या को एक महाकाय रूप दे दिया है। जरा इस बड़े नंबर पे ध्यान दीजिए, 16 करोड़ 50 लाख टन। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। अनुमान है कि साल 2030 तक भारत हर साल इतना कचरा पैदा करेगा जो 2050 तक 43 करोड़ 60 लाख टन के डरावने आंकड़े को भी पार कर जाएगा। यहाँ याद रखने वाला सबसे अहम तथ्य यह है कि देश का 60% कचरा केवल हमारे शहरों से आता है और भारत के कुल कार्बन एमिशन में इस वेस्ट सेक्टर का अकेले 2.56% का बड़ा योगदान है। कुल कचरे में से 60% बायोडिग्रेडेबल यानी गीला कचरा है, 20% रिसाइक्लेबल या सूखा कचरा है और बाकी 20% खतरनाक या अन्य अपशिष्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे शहरी कचरे का 80% हिस्सा या तो खाद में बदला जा सकता है या उसे रिसाइकल किया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, मुख्य प्रावधान और अनिवार्यताएं, यानी सर्कुलर इकोनॉमी में जवाबदेही कैसे तय होगी। इस समस्या से निपटने के लिए एक बहुत ही सख्त कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। EBWGR यानी एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की इस अवधारणा को ध्यान से समझिए। पहले हम केवल एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी या EPR की बात करते थे, लेकिन आप EBWGR के तहत जो लोग बड़े पैमाने पर कचरा पैदा करते हैं, जैसे बड़े सरकारी विभाग या बड़ी रेजिडेंशियल सोसाइटियां, उनकी ये सीधी जवाबदेही होगी कि वो या तो अपने ही परिसर में गिले कचरे का निपटान करें या फिर पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए एक आधिकारिक सर्टिफिकेट प्राप्त करें। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है RDF यानी रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल का अनिवार्य इस्तेमाल। जरा इस प्रक्रिया की कल्पना कीजिए। जिन प्लास्टिक, कागज और कपड़ों को रिसाइकल नहीं किया जा सकता, उन्हें बड़ी बड़ी मशीनों में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और पूरी तरह सुखाया जाता है। इस उच्च ऊर्जा वाले कचरे को अब एक ईंधन के रूप में सीमेंट फैक्ट्रियों और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में इस्तेमाल करना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। लैंडफिल्स यानी कचरे के पहाड़ों को लेकर भी नियम बेहद सख्त हो गए हैं। अब लैंडफिल में केवल वही कचरा जाएगा जिसका और कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। पुराने कचरे के ढेरों को साफ करने के लिए बायो माइनिंग अनिवार्य कर दी गई है। सोचिए, बड़ी बड़ी मशीनें पुराने कचरे को खोदकर अलग कर रही हैं। और यूपीएससी के नजरिए से यह एक खास तथ्य है। पहाड़ी क्षेत्रों और द्वीपों में अब स्थानीय निकायों को ये अधिकार मिल गया है कि वे वहां आने वाले पर्यटकों से यूजर फीस वसूल सकते हैं। साथ ही नियम तोड़ने पर पोल्यूटर पे सिद्धांत के तहत भारी आर्थिक हर्जाना भी लगाया जाएगा। तीसरा भाग, अनिवार्य 4 स्तरीय पृथक्करण या सेग्रीगेशन। यह घरों के स्तर पर होने वाली एक बड़ी क्रांति है। तो सबसे अहम बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर के बड़े नियम तब तक सफल नहीं होते जब तक जमीनी और घरेलू स्तर पर बदलाव ना हो। इसीलिए 2026 के नियमों के तहत 4 स्ट्रीम सेग्रीगेशन यानी कचरे को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटना अनिवार्य कर दिया गया है। पहला है गीला कचरा या बायोडिग्रेडेबल, जैसे बचा हुआ खाना और फूल, जिससे खाद बनेगी। दूसरा है सूखा कचरा, जैसे प्लास्टिक और कांच, जो रिसाइकलिंग के लिए जाएगा। यहाँ तीसरे और चौथे बिंदु के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। तीसरा है सैनिटरी वेस्ट, जैसे डायपर और पैड, जिन्हें सुरक्षित रूप से कागज में लपेट कर देना है। और चौथा है स्पेशल केयर वेस्ट या खतरनाक कचरा, जैसे पेंट के डिब्बे या एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ, जिन्हें केवल ऑथराइज्ड कलेक्टर्स को ही सौंपना होगा। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, सिस्टम में मौजूद चुनौतियाँ। क्योंकि
पॉलिसी और प्रैक्टिकल के बीच के इस अंतर को पाटना सबसे मुश्किल काम है। अगर एक शहर में 100 यूनिट कचरा पैदा होता है तो उसमें से सिर्फ 70 यूनिट ही इकट्ठा हो पाता है, और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि वैज्ञानिक रूप से केवल 39% कचरे का ही सही तरीके से निपटान या प्रोसेस हो पाता है। हमारी नगर पालिकाओं के पास बुनियादी ढांचे और पैसों की इतनी भारी कमी है कि कचरे को पूरी तरह से प्रोसेस करना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। और बाधाएं सिर्फ इतनी ही नहीं है। तकनीकी स्तर पर देखें तो हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भारी कमी है। रेगुलेटरी लेवल पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लागू करने में काफ़ी ढिलाई है। आर्थिक रूप से बात करें तो रिसाइकल किए गए उत्पादों के लिए बाजार अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है। और इन सबसे ऊपर एक बड़ा सामाजिक फैक्टर है, जनता की उदासीनता। समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी कचरे को अलग अलग करने के प्रति गंभीर नहीं है। भाग 5, सरकारी पहल और मॉडल। चलिए अब समाधान और एक स्वच्छ भविष्य के ढांचे की बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। डंप साइट रेमिडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, जिसे संक्षेप में ड्रैप कहते हैं, उसके तहत लक्ष्य 0 डंप साइट्स को अक्टूबर 2026 तक हासिल करना है। सिटीज 2.0 यानी सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन, ये प्रोग्राम सर्कुलर इकोनॉमी और जलवायु अनुकूल शहरी परियोजनाओं के लिए फंडिंग देता है। वहीं दूसरी ओर गोबर्धन योजना है, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्री रिसोर्सेज धन। गोबर्धन का काम जैविक कृषि और शहरी कचरे को बायोगैस और जैविक खाद में बदलना है। सरल शब्दों में कहें तो ये कचरे को सीधे संपत्ति में बदलता है। इन सफल मॉडल्स पर एक नजर डालिए। मध्य प्रदेश का मशहूर इंदौर मॉडल, जो लगातार जनता की भागीदारी के दम पर 100% डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करता है। वहीं नई दिल्ली का अनुपम मॉडल, जो स्थानीय स्तर पर डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत कचरा प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और महाराष्ट्र का स्वच्छ पुणे मॉडल, जिसने असंगठित क्षेत्र के कचरा बीनने वालों को एक औपचारिक सहकारी संस्था का हिस्सा बना दिया है। और अब छठा और आखिरी भाग, आगे की एक सस्टेनेबल या स्थायी राह, शासन, तकनीक और वित्त। अब इस बात पर ध्यान देना सबसे दिलचस्प है कि तकनीक हमारे भविष्य को कैसे बदलेगी। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी व्यवस्था जहां कचरे को छांटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सेंसर बेल्ट लगे हैं। कचरे की गाड़ियों में जीपीएस और आरएफआईडी ट्रैकिंग मौजूद है। विश्लेषण की शुरुआत में हमने जिन पुराने बदबूदार डंप साइट्स की बात की थी, उनकी जगह अब शहरों में स्मार्ट मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और इको इंडस्ट्रियल पार्क लेंगे। इसके साथ ही स्थानीय निकायों में कचरा प्रबंधन के लिए अलग विभाग बनाने होंगे और वॉल्यूम बेस्ड यूजर चार्ज या ग्रीन बॉन्ड जैसी आधुनिक वित्तीय व्यवस्थाएं अपनानी होंगी। अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न उभरता है। क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 वाकई हमारे शहरी परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देंगे, या फिर ये भी बिना लागू की गई पुरानी नीतियों के ढेर में कहीं दबकर रह जाएंगे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।